हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट की एसएसटी कंटेंट वाली क्लास लेकर आए हैं। साथियों, ये क्लास हमारी ये मिनी मैराथन होगी और इस मैराथन में हम एसएसटी का पूरा कंटेंट आपको समझाएंगे। साथियों, हम ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, यह एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, इन्हीं का हम अध्ययन कराएंगे। कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ, किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं तथा सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी यानी ईसवी के रूप में जानी जाती है। कभी कभी एडी की जगह कॉमन एरा सीई तथा बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा बीसीई का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। अतः अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के हैं। हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है।
जिनमें सिक्के प्रमुख हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: राजकीय, आधिकारिक एवं निजी। भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, सिक्के यानी कोइंस। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों का पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, पुरातत्वीय स्मारक, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती हैं। सिंधु आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा पूर्व सभ्यता की संस्कृति संबंधी तथ्यों को खोज निकालने का श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 4, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोतों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ पांडुलिपियाँ भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ,
दीपवंश या महावंश आते हैं, जबकि धर्मेतर स्रोत के रूप में गार्गी संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित, कलहड़ की रासतरंगिणी तथा न्याय चंद्र का हम्मीर काव्य आदि है। 5 नंबर, विदेशियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखकों, जिनके व्याकरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, उनमें प्रमुख हैं टेशियस, मेगिस्तीनिस, टोलेमी, प्लिनी आदि, तथा चीनी लेखकों में फाहियान, हिनसांग, त्सिंग आदि प्रमुख हैं। अरबी लेखकों में अल-बरूनी प्रमुख हैं, जिसके विवरण तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में मध्यकालीन भारत के धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि का पता चलता है। इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन 1851 में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लामी शासन के दौरान भी हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए। जेम्स मिल के विभाजन को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण पश्चिम के इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संरचना भारत में आई, इसीलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना है। औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के स्रोत। औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन
निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सर्वेक्षण यानी सर्वे। अंग्रेज़ों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भू आकृतिक अध्ययन, मुद्रा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का अध्ययन आरंभ किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारत में बॉटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आदि पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों यानी रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखा करते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन है। परंतु इनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों से जन सामान्य के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। समाचार पत्र एवं साहित्य। मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्नाकुलर माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को भली भांति उकेरा गया। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य प्रचलित साधनों जैसे उपन्यास व धार्मिक उपबंध भी हमें उस समय की बृहत जानकारियाँ देते हैं। प्रारंभिक समाज, द अर्लीस्ट सोसाइटीज। मानव का प्रारंभिक जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। मानव प्रधानता आखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। मानव अग्नि से अपरिचित था। उनके पास कोई निवास स्थल नहीं था। उनका जीवन पूर्णतः खानाबदोश व घुमक्कड़ था। मनुष्य कृषि कर्म तथा पशुपालन से परिचित नहीं थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का मात्र उपभोक्ता था, न कि उत्पादक। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उनका जीवन प्राकृतिक था। वे आखेट पर निर्भर करते थे।
उनका भोजन मांस व फल फूल हुआ करते थे। उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। आदि युग में मानव कृषि कार्य व पशुपालन से परिचित नहीं था। आरंभिक समाज खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन व पानी की तलाश में तथा मवेशियों के लिए चारे हेतु एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते थे, जिनका वर्णन निम्न अनुसार है। आरंभिक मानव भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे, अतः उन्हें अपना शिकार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अगर वे ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रहते तो वे आसपास के जानवरों, पौधों, फलों को खाकर समाप्त कर देते थे। अतः इन्हें दूसरी जगहों पर भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। पेड़ों और पौधों में अलग अलग मौसम में फल फूल आते हैं, अतः उपयुक्त मौसम के अनुसार लोग उनकी तलाश में अन्य स्थानों पर घूमते थे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक करते थे। आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। आरंभिक मानव का निवास स्थल। आरंभिक मानव पुरा स्थलों में रहते थे। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये औजार जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। भीमबेटका, उनसगी एवं कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्राहक रहते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय पुरास्थल है जहां आदि मानव रहते थे। यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में वे इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। नंबर 1, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था
उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दबाव शल्क तकनीक। दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। आग की खोज। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए। आग का प्रयोग जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई, परंतु आग का उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। भाषा एवं कला। होमो हेबिलिस सबसे पहले बोलने वाले लोग थे। बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभिक मानव ने अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग शैल चित्रकला के रूप में किया। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इन चित्रों के कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है। चलिए आगे आते हैं। प्रागैतिहासिक काल। पुरातत्व शास्त्रियों ने प्रागैतिहासिक काल के लिए कई नाम दिए जिनको युग कहा जाता है, जो निम्न है। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण ग्रीक शब्द पेलियो और लिथिक से मिलकर बना है। जहाँ पेलियो का मतलब पुराना है, वहीं लिथिक का मतलब पत्थर से है। 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल को 3 काल में विभक्त किया गया है। मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है तथा अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। भीमबेटका, हुंगी, कुरनूल गुफाएं कुछ पुरापाषाणिक स्थल हैं। मध्यपाषाण काल। ये वह समय था जब पर्यावरणीय बदलाव प्रारंभ हुआ। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के औजार प्राय छोटे हुआ करते थे।
जिनको सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। नवपाषाण काल यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। यहाँ नव का अर्थ नए से है। इस काल में पत्थर के औजार परिष्कृत हुए तथा धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे। बुर्ज-होम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, दाउजली, हेडिंग, महागड़ा, हल्लूर, पेयमपल्ली आदि प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। कृषक एवं पशुपालक। कृषक एवं पशुपालन। द फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डर्स। नवपाषाण काल उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक है जब यहाँ रहने वाले लोगों ने अनाज उगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर स्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि में सफलता प्राप्त हुई। इसी युग में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया। दुनिया की बदलती जलवायु के साथ ही लोग जिन पशुओं और वनस्पतियों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे वे भी समय के साथ बदलने लगे। नवपाषाण काल में कृषि से संबंधित कुछ मूलभूत क्रियाओं की जानकारी लोगों को हुई, जैसे खाने योग्य वनस्पतियों, बीजों का अंकुरण, उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह इस काल में लोगों ने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह जानवर कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर अधिकतर घास खाते थे और झुंड में रहते थे। बसने की प्रक्रिया का नाम लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने के आधार पर किया गया था। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर सामान्यतः जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न थे। इसकी वजह यह है कि लोगों द्वारा बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन किया जाता था। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। फसल कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन
बनाए, टोकरियां बनाई या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। पशुपालन नवपाषाण काल में भोजन व आजीविका का अतिरिक्त साधन बना। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साथ होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। पाषाण युग की प्राप्त सामग्रियाँ एवं उनके पुरास्थल। प्राप्त सामग्रियाँ अनाज और हड्डियाँ, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। पुरास्थल मेहरगढ़ से आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ और दलहन, गुफकाल, आधुनिक कश्मीर। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद, आधुनिक बिहार। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश। रीति रिवाज एवं जनजाति। पुरातत्वविदों ने जनजाति शब्द का प्रयोग प्राय पशुपालक समूह के लोगों के लिए किया था। विद्वानों के अनुसार ये सदस्य ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो पहले से ही प्रचलित थे। जनजाति के सदस्य
शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाते थे एवं खेती से संबंधित सभी कार्य जैसे बीज बोने, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना आदि करते थे। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती थी। उनके अपने देवी देवता होते थे। ये लोग नाच, गाना और घरों की सजावट जैसे कार्यों को भी अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा मानते थे। जनजाति के लोगों में गरीब और अमीर के बीच कोई अंतर नहीं होता था, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है। यहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस स्थान पर सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ से खुदाई में जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिसमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। दाऊजली हेडिंग उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र में यह स्थल प्राप्त हुआ है। यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त यह पूरा स्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कोल्डी हवा महागढ़ा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। चिरांद मध्य गंगा घाटी में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यह स्थल बिहार में स्थित है। यहाँ से पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ी, हथौड़े के साथ ही हड्डी व सींग के बने उपकरण भी हैं। आरंभिक नगर सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। प्राचीन विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं: मिस्र, मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा के खंडरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा सन 1842 में किया गया था। सन 1856 में जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की।
जहां भारतीय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यह रेलवे लाइन कराची और लाहौर शहर को जोड़ती थी। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। इस प्रकार से पहले हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई के बाद उनसे संबंधित इमारत और अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिससे संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हुआ है। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समयावधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है, कार्बन डेटिंग के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, जो उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद यानी महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। हड़प्पाकालीन शहर पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े अन्नागार मिले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाद मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। नगरीय जीवन। सैंधव समाज मात्र प्रधान था। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। समाज में व्यापारी वर्ग सबसे शक्तिशाली था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। गेहूँ, जौ, तरबूज,
नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे जिनके निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पाकालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: आवासीय भवन, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सड़कें कच्ची भी थीं और प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती भी थी तथा नगरों को आयताकार खंडों में विभक्त भी करती थी। कला एवं शिल्प। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने